एमसीक्यू एग्जाम मास्टर की इस शानदार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में पूछे गए कंप्यूटर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीईटी 2022 सीनियर सेकेंडरी लेवल में पूछे गए कंप्यूटर एमसीक्यूज को। आप अभी तक प्रैक्टिस किए गए सीईटी एग्जाम की वीडियोस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं या फिर आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के एग्जाम की, जिसे कि कुल 6 शिफ्ट में आयोजित किया गया था और हर शिफ्ट में लगभग 11 सवाल कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे गए थे। यानी कि इस वीडियो में हम कुल 60 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए पहले एक नज़र डालते हैं सिलेबस पर, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और फिर बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर, जहां पहले सवाल में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि हमें सवाल में बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। आप ऑप्शन ज़रूर रीड करें। इसका एक सिंपल आंसर है ऑप्शन डी। लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल होता है। प्रिंटर के सभी तरह के क्लासिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह आगे जहाँ भी इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ आप स्क्रीन पर उस क्वेश्चन से रिलेटेड सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे और उनका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 2, जहां पूछा गया है इन पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट फाइल्स दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन आर। यानी कि सवाल में पूछा गया है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के समय ऐसी कौन सी दो टाइप की फाइल्स ऐड की जा सकती हैं जिनसे कि साउंड इफेक्ट जनरेट किया जा सके। ऑप्शन आप ध्यान से रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि .wav एंड .mid फाइल्स। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे सभी तरह के ऑडियो और वीडियो फाइल फॉर्मेट्स विद फाइल एक्सटेंशन और फुल फॉर्म यहाँ अवेलेबल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं और इन्हें बार बार रिपीट मोड में आप इन्हें लर्न करें, ताकि एग्जाम में इससे संबंधित कोई भी सवाल में आप गलती ना कर पाएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है द पर्पज ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेन्यू इज टू। यानी कि स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का क्या उद्देश्य होता है, हमें दिए गए ऑप्शंस में से बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, स्टार्ट प्रोग्राम। यहाँ आप देख पाएंगे कि रन कमांड को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ आप स्क्रीन पर रन कमांड का विजुअलाइजेशन भी कर पाएंगे कि रन कमांड बॉक्स कैसा दिखाई देता है और स्टार्ट मेन्यू से उसे कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। हमें दिए गए ऑप्शंस में से जो सबसे अलग है वो ऑप्शन चूज करके करेक्ट आंसर देना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, C++। आप सभी जानते हैं C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन में दिए गए बाकी सभी ऑप्शन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर सपोर्टेड बाय ASCII 7 कोडिंग सिस्टम। सवाल में पूछा गया है ASCII 7 कोडिंग सिस्टम के अंदर कितने कैरेक्टर्स सपोर्ट किए जा सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 128 कैरेक्टर्स सपोर्ट किए जा सकते हैं ASCII 7 कोडिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हमें दिए गए ऑप्शंस में से वो चूज करना है जिसकी सहायता से सोर्स प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सवाल के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, असेंबलर का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट। हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से पावर पॉइंट के लिए कौन सा एक व्यू ऑप्शन नहीं है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, स्लाइड शो व्यू, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ एक बात मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि बोर्ड द्वारा रिलीज जो ऑफिशियल आंसर है या प्राइमरी आंसर की है, वहाँ इसका सही जवाब ऑप्शन ए, आउटलाइन व्यू दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि इसके बाद कोई भी करेक्टेड आंसर शीट नहीं मिली है। अगर इस पे किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच प्रोग्राम हेल्प्स द यूज़र टू व्यू डिफरेंट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। हमें सवाल में ये पूछा गया है कि इंटरनेट पर विभिन्न तरह की वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए हम किस तरह के प्रोग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए गए ऑप्शंस में से इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ब्राउज़र प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर आप जनरली यूज़ किए जाने वाले ब्राउज़र प्रोग्राम्स को देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है इन द CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी। हमें बताना है ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट में से CDR टाइप की CD के लिए डेटा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ CD कॉम्पैक्ट डिस्क से है और R का मतलब रीड से होता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि रिटर्न वंस रीड मेनी टाइम्स। CD के लिए वम टर्म का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मेनी, यानी कि उस पर डेटा को एक बार लिखा जा सकता है और उस डेटा को फिर मल्टीपल टाइम्स आप रीड कर सकते हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाइंड सम ऑफ सेल A1, A2, A3 एंड A4। यानी कि एक्सेल में सेल A1 से लेके A4 तक के जो डेटा सेल्स हैं उनका डेटा का अगर हमें सम निकालना है तो हम किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और वो फॉर्मूला करेक्ट फॉर्म में कैसा होगा वो हमें ऑप्शंस में से चूज करना है। इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल बार ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। सवाल में पूछा गया है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर फॉन्ट साइज टूल बार अवेलेबल होती है, उसमें क्या स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल रहती है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। 8 to 72 पॉइंट्स तक की लिस्ट अवेलेबल रहती है फॉन्ट साइज टूल बार में। हालांकि जो नए वर्जन है उनमें ये चेंज हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा यही इसका राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है व्हेन इन द सिस्टम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आर नोन विद सर्टेनली सच सिस्टम आर कॉल्ड। यानी कि सवाल में पूछा गया है कि ऐसे कौन से सिस्टम होते हैं जहां इनपुट प्रोसेस और आउटपुट एक सर्टेन लेवल तक पहले से पता होते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी डिटर्मिनिस्टिक्स। इन्हें सिस्टम की बजाय अगर हम कंसेप्ट कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। डिटर्मिनिस्टिक कंसेप्ट के अंदर इनपुट एंड आउटपुट पहले से ही नोन रहता है कि किस बेसिस पे इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट दिए जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू। ये क्वेश्चन आपको रिपीट लग सकता है, बट ये रिपीटेड नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम मल्टीपल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यही सवाल दो अलग अलग शिफ्टों में सेम तरह से पूछा गया है। इसके लिए सही जवाब आप सभी को पता है ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन व्यू। पावर पॉइंट के किसी भी व्यू लिस्ट में अवेलेबल नहीं होता है। प्रेजेंटेशन व्यू का इस्तेमाल हम जब पीपीटी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तब किया जाता है। इसके लिए भी बोर्ड ने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की थी उसमें इसका आंसर आउटलाइन व्यू दिया था, तो आप इस डाउट को हमेशा क्लियर करके रखें। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जहां पूछा गया है द टाइम इट टेक्स ए डिवाइस टू लोकेट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड मेक देम अवेलेबल टू सीपीयू इज नोन एज। यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को लोकेट करती है, यानी कि उसका एड्रेस देखती है कहाँ पर है और उसे अवेलेबल कराती है सीपीयू को आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो इस प्रोसेस में या इस लोकेटिंग में लिया गया टाइम क्या कहलाता है, हमें ये ऑप्शंस में से चूज करके बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, उसे प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जहाँ पूछा गया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। यानी कि इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफॉर्मेशन किसकी सहायता से किया जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें सही जवाब बताना है। ये काफी इजी क्वेश्चन है, जिसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू ये टास्क परफॉर्म करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एक्स, और ये एक लॉजिक गेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पूछा गया है यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का क्या उपयोग है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का करंट टाइम पीरियड में कोई यूज नहीं है, इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, टू ऐड क्लिप आर्ट पिक्चर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन एमएस एक्सेल। यानी कि एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का यूज किया जाएगा अगर हमें शेषफल ज्ञात करना हो भाग लगाने के बाद किसी भी वैल्यू के अंदर। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मोड फंक्शन का यूज किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां कहा गया है ब्लैंक स्पेस इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए टास्क इनटू ए सीरीज ऑफ कमांड्स दैट ए कंप्यूटर विल यूज टू परफॉर्म दैट टास्क। यानी कि हमें दिए गए ऑप्शंस में से वो प्रोसेस बताना है जिसकी सहायता से किसी भी टास्क को एक कमांड के सीरीज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर जो है उस टास्क को कंप्लीट कर पाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोडिंग, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन ए कम्युनिकेशन चैनल। यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने की दर कौन सी होती है। दिए गए ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर चूज करना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, उसे बॉड रेट कहते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे बॉड रेट और बिट रेट में क्या डिफरेंस होता है। बिट रेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं देता हूँ। जो हमारी मोबाइल पे डेटा की या नेटवर्क की जो स्पीड आती है, इंटरनेट स्पीड, जिसे हम जनरली केबीपीएस एमबीपीएस में मेजर करते हैं, वो यही स्पीड होती है कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसफर किए जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ये काफी ट्रिकी है और मल्टीपल एग्जाम्स में आजकल आरएसएसबी द्वारा पूछा जा रहा है। तो आप इसको हमेशा इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके रखें। हमें यहाँ कंट्रोल प्लस वाई का यूज बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। यहाँ ऑप्शन सी और डी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि कंट्रोल वाई का इस्तेमाल रीडू या प्रीवियस जो एक्शन है उसको रिपीट करने के लिए किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पूछा गया है वी लुकअप फंक्शन यूज टू, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट ए फाइल परमानेंटली इन विंडोज, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए। आप इसका ध्यान रखें, ऑप्शन ए और बी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर परमानेंटली डिलीशन की बात की जा रही है, तो उसके लिए हम ऑप्शन ए यानी कि शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर हमें टेम्परेरीली डिलीट करना होता है, यानी कि जब फाइल है वो हम रिसाइकल बिन में सेंड करना चाहते हैं, उसके लिए हम नॉर्मल डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स अलाउज यू टू नैरो डाउन द डेटा इन योर वर्कशीट, यानी कि हम एक्सेल शीट में कौन से फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम एक्सेल में जो वर्कशीट है जिस पर हम काम कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, तो जो हमें डेटा चाहिए उसको नैरो डाउन कर सकें, यानी कि उस डेटा को कंसंट्रेट कर सकें जिस डेटा पर हमें काम करना है। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ भी क्लियर कर लूँगा। पहले हम एक इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम जिस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं वो इस तरह है कि अगर मान लीजिए आपको पूरे साल में या एक साल के अंदर जिनके भी जन्मदिन आने वाले हैं आपके कॉन्टेक्ट्स में, उन सभी का बर्थ डेट आपके एक्सेल शीट में अवेलेबल है, और अब आप चाहते हैं कि ये नवंबर मंथ है और नवंबर मंथ के अंदर किस किस का बर्थ डेट अवेलेबल है या आता है ताकि आप उन्हें विश कर सकें, तो आप फिल्टर कर सकते हैं उस एक्सेल शीट में कि केवल नवंबर मंथ के जो बर्थ डेट्स हैं वो आपको शो किए जाएं। इस तरह से आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच डेटा टाइप इज नॉट इन एम एक्स एक्सेल। हमें बताना है कि एम एस एक्सेल में कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से डेटा का एक टाइप नहीं है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, लेबल एक डेटा टाइप नहीं है, बाकी सभी डेटा टाइप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन परफॉर्म बोथ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। सवाल में हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है दिए गए ऑप्शंस में से जो इनपुट और आउटपुट दोनों का फंक्शन इस्तेमाल करती है या एज ए इनपुट और आउटपुट कार्य कर सकती है। इसके लिए सही जवाब रहेगा कम्युनिकेशन डिवाइसेज में इनपुट और आउटपुट दोनों किए जा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर देखकर आपको ये भी बताया जा सकता है कि एक टच स्क्रीन डिवाइस जो होती है, जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन है और लैपटॉप्स भी आजकल टच स्क्रीन के साथ में अवेलेबल हैं, तो वो भी एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस की तरह इस्तेमाल की जा सकती है या की जाती है। इसी के साथ में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी तैयारी इसी तरह से आगे चलती रहे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इन MS Word when the page margins are altered or when the text does not fit on the current line, which features automatically moves the text to the next line। सवाल पढ़ने में बहुत लेंथी हो सकता है, पर इसका एक इजी आस्किंग है जिसमें पूछा गया है कि MS Word में वो कौन सा फीचर है जिसकी वजह से अगर पेज के मार्जिन कम किए जाते हैं या एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो जो टेक्स्ट हम टाइप करके रखते हैं वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, वर्ड रैप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है बायोस BIOS इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बायोस किसका पार्ट होता है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कंप्यूटर स्टार्टिंग या बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज रहती हैं या शॉर्ट टर्म्स रहती हैं जिन्हें एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगले सवाल में बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट। हमें पूछा गया है कि किसी भी स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सा सेक्शन अवेलेबल नहीं होता है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, एनिमेशन। यहाँ आप एक ब्लैंक स्लाइड देख पाएंगे जहाँ आप देख पाएंगे कि जहाँ पर टाइटल, टेक्स्ट और जो रेड बॉक्स में आप देख रहे हैं ऑप्शन, इनके सहायता से हम चार्ट्स, लिस्ट और अदर चीज़ें जो हैं वो स्लाइड पर ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन को बाद में जब स्लाइड कंप्लीट हो जाती है और प्रेजेंटेशन के लिए हमें तैयारी करनी है उस समय पर एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम्स ऑफ ए कॉलम इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस और ऑर्डर इज कॉल्ड एज। सवाल में पूछा गया है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी सहायता से हम MS एक्सेल में किसी भी कॉलम में अवेलेबल डेटा को एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर सकते हैं या न्यूमेरिकली हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग यानी कि घटते और बढ़ते क्रम में। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम द वैल्यू ऑफ द बेस इज। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम किस बेस का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसके लिए सही आंसर है ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल में बेस 16 का यूज़ किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पूछा गया है इन ए DBMS द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ डेटा इज आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि DBMS के अंदर किसी भी डेटा की क्या लोकेशन है और उसमें कौन कौन सा कंटेंट अवेलेबल है
ये हम किसकी सहायता से आइडेंटिफाई करते हैं? इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, मेटा डेटा की सहायता से हम किसी भी पीबीएमएस में डेटा में क्या कंटेंट और उसका लोकेशन जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि डेटा और मेटा डेटा के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये आपके सिलेबस में भी नहीं है तो भी इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय में इसी की सहायता से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है वेयर आर फाइल्स मूव्ड इन विंडोज आफ्टर डिलीशन। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पूछा गया है कि विंडोज में किसी भी फाइल को डिलीट करने के बाद में वो कहाँ पर मूव हो जाती है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज ए सिलेंड्रिकल ड्रम कॉल्ड ए फोटो रिसिप्टर। यानी कि हमें दिए गए ऑप्शंस में से वो डिवाइस बतानी है जिसमें एक सिलेंड्रिकल टाइप का ड्रम इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फोटो रिसिप्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, लेजर प्रिंटर में इस तरह की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है विच फाइल सिस्टम विंडोज 10 यूजेस। हमें बताना है कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप का फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, NTFS का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। हमें बताना है MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को प्रेजेंट करने के लिए किस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आप चैनल पर अवेलेबल कोई भी और वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, डॉलर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहां हमें SD रैम का फुल फॉर्म बताना है। दिए गए ऑप्शन आप जरूर से रीड करें। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम उसे कहा जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि रैम और रोम जैसे सिंपल फुल फॉर्म पूछना काफ़ी पुरानी बातें हो गई हैं। अब आपको इन डेप्थ हर टर्म की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर सब्जेक्ट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जहाँ पूछा गया है व्हेन डेटा चेंजेस इन मल्टीपल लिस्ट्स एंड ऑल लिस्ट्स आर नॉट अपडेटेड दिस कॉजेस। यानी कि सवाल में पूछा गया है कि जब डेटा को चेंज किया जाता है मल्टीपल लिस्ट में और सभी लिस्ट में वो डेटा अपडेट नहीं होता है तो इसका कारण है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सवाल है। यहाँ आप ऑप्शन देख पाएंगे, इनका जो हिंदी कन्वर्जन जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह का कन्वर्जन एग्जाम हॉल में पेपर में पूछा गया था, सेम टू सेम कॉपी करके हमने यहाँ पुट किया है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, या मैं बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ सभी एस्पिरेंट्स को कि कंप्यूटर सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दें। हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने के काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है तो आप केवल हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने के कारण इस तरह के क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। और 1 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ये हर एस्पिरेंट को पता है, हमें इसको स्पेशली डिस्कस करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि डेटा इनकंसिस्टेंसी के कारण इस तरह का फिनोमिना जनरेट किया जा सकता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर ऑप्शन ऑफ। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके ऑप्शन है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव बढ़ते हैं, विच नंबर सिस्टम इज जनरली एडेप्टेड इन ए टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर। सवाल में पूछा गया है कि 32 बिट कंप्यूटर के अंदर जनरली किस तरह का नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, वो इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कि किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर माना जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन मैककार्थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है शॉर्टकट की टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड इज। हमें बताना है कि MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें तो आज के वीडियो में ये शायद सबसे आसान सवाल होगा। इसका जवाब हमें उम्मीद है आप सभी को पता होगा, जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि Ctrl+S का इस्तेमाल किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पर आप कुछ शॉर्टकट की देख सकते हैं जो कि MS ऑफिस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। MS ऑफिस पूरा एक सॉफ्टवेयर पैकेज स्यूट है जिसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मिलते हैं, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, ETC। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। हमें बताना है कि पावर पॉइंट में कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए एक पेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। पिछले सवालों में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, स्लाइड उसे कहा जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहां पूछा गया है ए कंप्यूटर डिवाइस मेनली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपीज। हमें वो कंप्यूटर डिवाइस बतानी है जिसका इस्तेमाल हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। इसका भी एक इजी आंसर है, ऑप्शन बी, प्रिंटर उसे कहा जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वाटरमार्क ऑप्शन इज अवेलेबल इन ब्लैक स्पेस मेन्यू।
हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अगर वाटरमार्क ऑप्शन हमें इंसर्ट करना है तो वो किस मेन्यू के अंडर अवेलेबल रहेगा। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, डिजाइन मेन्यू के अंदर हमें वाटरमार्क ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन MS एक्सेल इंसर्ट टैब हैज ब्लैंक स्पेस ग्रुप्स। हमें बताना है कि MS एक्सेल के इंसर्ट टैब के अंदर कितने ग्रुप्स अवेलेबल रहते हैं। ये पर्सनल मेरे ओपिनियन से काफ़ी बेकार सवाल है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका कोई बेस नहीं बनता है। इस तरह की चीज़ें कोई भी एस्पिरेंट कैसे मेमोराइज कर सकता है। हालांकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5, लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पर देख पाएंगे ये जो आंसर है 5 ये प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंग है और यहाँ पर कोई भी वर्जन सवाल में नहीं दिया गया है। अगर लेटेस्ट वर्जन को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। हालांकि इतने ग्रुप्स ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं तो प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंग इसका आंसर 5 रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूजेज ऑफ मास्टर स्लाइड इन ए पावर पॉइंट। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट फुलफिल करता है उस उपयोग को जो कि मास्टर स्लाइड का उपयोग बताता है किसी भी पावर पॉइंट फाइल के अंदर। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, प्रोवाइड सिमिलैरिटी इन फॉर्मेटिंग इन एवरी स्लाइड। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमने एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है और उसके 20 स्लाइड्स अवेलेबल हैं और 20 स्लाइड्स पे हमें किसी एक लोकेशन पर वाटरमार्क लगाना है। उस लोकेशन को हम इंडिविजुअल स्लाइड पे लगाने की बजाय अगर हम एक साथ लगाना चाहते हैं तो भी मास्टर व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं या मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि मास्टर स्लाइड को कैसे एक्सेस किया जाता है और यहाँ पर कैसा विजुअलाइजेशन उसका रहता है। अगला सवाल देखते हैं। टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन ए टेबल प्रेस द की। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी की का इस्तेमाल हम करेंगे अगर हमें MS एक्सेल के किसी भी टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में जाना है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, टैब का इस्तेमाल किया जाता है। और भी मूवमेंट कीज कौन सी हैं एक्सेल में वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IBM को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं जहाँ पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन राउंड एंड वैल्यू। यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है या एक फंक्शन दिया गया है वैल्यू के साथ में राउंड फंक्शन। इसमें पूछा गया है अगर इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इस वैल्यू के साथ में तो एज ए आउटपुट कौन सी वैल्यू निकल के आएगी। ऑप्शंस में से हमें चूज करके बताना है। मुझे लगता है ये बहुत सारे व्यूअर्स और एस्पिरेंट्स के लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है और जो ऑप्शन सी यानी कि 190। आप इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर आपको कन्फ्यूज़न और ज़्यादा है तो आप इस स्क्रीन को पढ़कर इस पूरा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि किस बेसिस पे राउंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और क्या वैल्यू निकल के आएगी अगर वहाँ पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बूटिंग प्रोसेस फॉर्म्स। यहाँ पूछा गया है कि जब एक कंप्यूटर को चालू किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है तो एक बूटिंग प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। ये हम पिछले एक रिलेटेड क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट भी कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं जहाँ पूछा गया है टेक्निक्स ऑफ यूजिंग फिक्स्ड इंग्लिश वर्ड फॉर मशीन कोड फंक्शंस। हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कोई भी मशीन कोड में एज ए फंक्शन जब हम एक किसी भी इंग्लिश वर्ड को फिक्स कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर के लिए हम DR यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से हम कौन से मशीन कोड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वो सेम एज इट इज़ इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग दिया गया है। इस तरह से अगर आप हिंदी में प्रॉपर पढ़ते हैं सारी चीज़ें तो इस तरह के सवाल आपका 1 मार्क कम कर सकते हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी यानी कि निमोनिक्स उन्हें कहा जाता है। अगले सवाल पर चलते हैं जहाँ पूछा गया है सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर फाइल कंप्रेशन इज। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल फाइल कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है जिसके लिए सही जवाब रहेगा WinZip का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं इसे कि जब एज ए ह्यूमन बॉडी हमें चाहिए होता है विंटर्स में जैकेट, और जैकेट जब हम अनजिप करके रखते हैं तो वो काफ़ी खुला रहता है और हवा आती जाती रहती है। जैसे ही हम उसे जिप कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को पैक कर लेता है यानी कि कंप्रेस कर लेता है और हमें ठंड नहीं लगती है। अगले सवाल पर चलते हैं जहाँ पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर। फाइल ट्रांसफर के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड और भी प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ इनका एब्रीवेशन और फुल फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें पूछा गया है वरदाना इज ए टाइप ऑफ। वरदाना किसका एक एग्जाम्पल है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, फॉन्ट स्टाइल। अगर हम बात करें तो ये भी एक एक्यूरेट आंसर नहीं है। यहाँ पर वरदाना फॉन्ट का एक टाइप है। इसके लिए फॉन्ट स्टाइल वर्ड का इस्तेमाल करना गलत है
क्योंकि फॉन्ट स्टाइल को हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसमें भी मानते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें पूछा गया है ब्लैंक स्पेस फीचर क्रिएट ए मिरर इमेज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे सेलेक्ट किया गया है उसकी अगर हमें मिरर इमेज बनानी है तो किस फीचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ एग्जामिनर ने सभी एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की है, और जिनका भी आंसर अगर ऑप्शन ए है यानी कि मिररिंग, तो आप समझ लीजिए कि आप कंफ्यूज हो गए हैं। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी यानी कि फ्लिपिंग। यहाँ आप स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जहाँ पूछा गया है आफ्टर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस एंड आउटपुट विच इज द फिफ्थ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एनी कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हमें सवाल में पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के बाद में ऐसा कौन सा फिफ्थ ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए कंट्रोल। मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में बेसिक 5 ऑपरेशंस होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है इन एम एस एक्सेल डेट फंक्शन इज यूज्ड फॉर। यानी कि एम एस एक्सेल में डेट फंक्शन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। दिए गए ऑप्शन आप अच्छे से रीड करें। अगर आपका आंसर ऑप्शन ए है तो ये गलत है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी एड ए नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ्स एंड डेज। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे मल्टीपल ऑप्शन डेट फंक्शन के अंडर अवेलेबल रहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड इन इंडिया एट। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया था, दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करके बताना है। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलकाता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में पहला कंप्यूटर भारत का लगाया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं, आउटलाइन टैब इन पावर पॉइंट इज यूज्ड टू व्यू। यानी कि पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है व्यू टैब में। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड। किसी भी स्लाइड पर जो टेक्स्ट अवेलेबल है केवल अगर हमें उसे देखना है तो आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है डीपीआई का फुल फॉर्म हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए डॉट्स पर इंच। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि पर स्क्वायर इंच में जितने डॉट्स अवेलेबल रहते हैं, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स अवेलेबल रहेंगे, पिक्चर उतना ज़्यादा क्लियर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एडिट द सेल कंटेंट्स ऑफ ए शीट। एम एस एक्सेल में किसी भी शीट पर कोई भी सेल के अंदर अगर हमें डेटा को एडिट करना है तो किस फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि F2 की का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एम एस एक्सेल में डिफरेंट फंक्शन कीज के क्या क्या यूज़ हैं। इनमें से मैक्सिमम फंक्शन कीज का जो यूज़ है वो अदर माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स में भी किया जा सकता है, जैसे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट में भी सिमिलर रहता है। एग्जाम्पल के लिए F7 जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसका इस्तेमाल किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, जहाँ पूछा गया है व्हाट इज ए डिजिटल सर्किट मेड अप ऑफ। डिजिटल सर्किट को किसकी सहायता से बनाया जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉजिक गेट्स की सहायता से किसी भी डिजिटल सर्किट को बनाया जाता है। जैसे कि हमने इसी वीडियो में एक क्वेश्चन में देखा था जिसका आंसर एक्स और था, वो एक लॉजिक गेट का ही एग्जाम्पल है। आप यहाँ स्क्रीन पर डिफरेंट लॉजिक गेट्स देख पाएंगे, और अगर आपको डीपली पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप इसे रीड कर सकते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहाँ पूछा गया है विच बटन इज यूज्ड टू क्रिएट ए मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट। ये भी एक एग्जामिनर का ट्रिकी क्वेश्चन है जहाँ एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज किया गया है। यहाँ पूछा गया है सवाल में किस बटन का इस्तेमाल किया जाएगा अगर हमें मल्टी कॉलम व्यू का यूज करना है किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो अगर सवाल पढ़कर किसी का जवाब ऑप्शन बी है तो ये गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि कॉलम बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। इसका सही जवाब रहेगा एडोब फोटोशॉप, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगले सवाल पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसके लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी ऑटोकैड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी सभी ऑप्शन जो हैं वो एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर एंड होते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।